हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल्स। कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज मैं करने जा रहा हूँ अपना एक न्यू कोर्स स्टार्ट इंडियन पॉलिटी पे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ी है वो अच्छे से इस कोर्स को दे सकता है। इसमें मैंने आपका बेसिक और प्लस आपका जितने भी करंट के रिलेटेड होगा वो मैं इस पर कवर करूँगा। ठीक, और कोर्स ओवरव्यू में मैं ऐसे बता देता हूँ आपको हम क्या करेंगे। पहले हम जितना भी हमारा बेसिक होगा वो हम पढ़ेंगे, प्लस मैं इसमें आपको गवर्नेंस के रिलेटेड भी करवाऊंगा टॉपिक्स, और साथ साथ जो भी हमारे क्या चल रहे होंगे करंट इश्यूज चल रहे होंगे पॉलिटी के रिलेटेड वो भी मैं इसमें आपको क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो भी मैं करवाऊंगा उसको अपने अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपको आगे जो भी मैं करवाता जाऊंगा टर्म्स आपको पता लगेगी कि क्या क्या मैंने करवा दिया, वो कैसे कैसे मैं उसको आगे करवा रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस जहाँ पे कौन कौन से रहेगी, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, जो पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे आगे, हमारे स्टेट सर्विस कमीशन के जितने भी हमारे क्या होते हैं एग्ज़ाम होते हैं एस, प्लस आगे कोई हमारा स्टेट का कोई केएस एग्ज़ाम आ गया, देन हमारे इंस्पेक्टर की अभी जो पोस्टें आई हुई हैं, ये मैं जेएंडके की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें हमारा क्या आएगा, करंट में जब पूछेंगे तो आपको यहाँ पे पॉलिटी का बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा भी इस चैनल पे न्यू है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या हम बोलते हैं, किसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हमने अपना देखा होगा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जहाँ पे मैंने एक लाई हुई है, क्या पिक्चर लगाई हुई है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको बोलते हैं ये हमारा बोलते हैं एक फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ। ठीक है, जहाँ पे लॉ आएगा ए फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जो अपने आप को समय के साथ साथ क्या करती है, इवॉल्व करती है, मीन्स कि समय के साथ साथ अपनी क्या लगाती है, चेंजेस लाती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब इंडिया की बात कर लो, इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारा क्या होता है, समय के साथ साथ हमारी क्या आती रहती है, चेंजेस आती रहती है। चेंजेस किस फॉर्म में आती है, थ्रू अमेंडमेंट्स के थ्रू हम काफ़ी सारी चेंजेस लाते रहते हैं। वेरियस हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट्स डालते हैं ताकि न्यू न्यू प्रोविजंस जो हमारे क्या आ रहे हैं, लेटेस्ट अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू हमारे क्या आ रहे हैं रूल्स बन रहे हैं, तो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक लॉ है। समय के साथ साथ ये हमारा क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टेब्लिश द कंसेप्शन। अब कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, कंसेप्शन का मतलब है कि हमारे पास टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी। ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट हमारी क्या बनाता है, जहाँ पे कंसेप्शन बनाता है, फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट हमारी कैसी होगी। और फाउंडेशन मीन्स कि स्टार्ट हमारा गवर्नमेंट का कैसे होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि फाउंडेशन कैसे डलती है हमारी गवर्नमेंट, सबको पता है, थ्रू हम क्या करते हैं, थ्रू इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शंस हम करवाते हैं तभी हमारी फाउंडेशन बनती है, गवर्नमेंट हमारी स्टार्ट बनती है। देन हमारा आता है कि करेक्टर्स क्या होगा, जो करेक्टर होगा गवर्नमेंट का हमारा कौन सा फॉर्म की होगी हमारी करेक्टर। करेक्टर से हमें क्या पता लगेगा कि ये हमारी क्या होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, या फिर हमारी कौन सी होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी, या फिर हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म। ठीक है, जहाँ से हमारा करेक्टर का फॉर्म पता लगता है, करेक्टर से। देन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, उसमें क्या आ जाएगा मेरा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, क्या हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा गवर्नमेंट का। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म चलती है, जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म चल रही है, कहीं पे क्या चलती है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म चल रही है। ये होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन मीन कि स्ट्रक्चर क्या होगा ऑफ द गवर्नमेंट, एज वेल एज डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ सॉवरेन पावर एंड मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, ये था क्या मेरा डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे हमने इसको याद रखना होता है। शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एक रूल बुक है। रूल बुक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हमारा क्या है, ऑर्गेनिक लॉ है, जिसमें काफ़ी सारे क्या है, प्रोविजंस है, कंसेप्शन है, हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी, हमारा उसका करेक्टर कैसा होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम बोल सकते हैं रूल बुक है किसकी, नेशन की। ये है क्या, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है, हमारी एक रूल बुक है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, रूल बुक
या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, पावर मैप, पावर का भंडार, ठीक है, पावर मैप, ये नाम बोलते हैं इनको, पावर मैप। एंड द सुप्रीम लॉ बोलते हैं, सुप्रीम लॉ मीन्स कि सबसे ऊपर जो लॉ है वो यही है, इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड ऑल अदर लॉज एंड कस्टम इन ऑर्डर टू बी वैलिड शैल कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जितने भी लॉज और कस्टम हमारे बनेंगे वो वैलिड होने चाहिए, कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है एक और, कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए स्पेशल लीगल सेंसिटी। स्पेशल लीगल सेंसिटी मीन्स कि हमारी क्या है, इसको धार्मिक माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। स्टेट जहाँ पे क्या है हमारी, जो हमारा कंट्री है, ठीक है, सिटीजन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट। ये आ गया मेरा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या हमारा काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो कंट्री है उसकी आइडियोलॉजी कैसी है और फिलॉसफी कैसी है, ठीक है, जो भी हमारी नेशन है या फिर कोई नेशन स्टेट है उसकी आइडियोलॉजी कैसी है और उसकी फिलॉसफी कैसी है। ये हमारा क्या आता है, फंक्शन फर्स्ट आ जाता है। देन आता है हमारा इट वैलिडेट्स ऑल द लॉज मेड इन दी कंट्री। अब जितने भी हमारे लॉ बनते हैं उनको वैलिडेट करना है कि नहीं करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड डिफाइंस द इंटररिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसका क्या आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब नोट में आपने जा रखना है, क्या जा रखना है कि कोई भी कंट्री ऐसी वर्ल्ड में नहीं है कि जो बोले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का जो बात है, इंडिया में जा रखना है, इंडिया में हमारे दो टाइप के बात है, इंडिया हैज रिटन एज वेल एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन क्या होगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये मैं आपको डिफरेंस आगे करवाता हूँ। रिटन और अनरिटन, रिटन के फॉर्म में हमारा क्या आ गया, जो हमने पूरा क्या लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान जो बनाया हुआ है वो तो हमारा रिटन आ गया। बट अनरिटन हमारा क्या हो सकता है, अनरिटन वो चीज़ें होती है जो कन्वेंशन से लेके चलते हैं, हम पुराने समय से मान के चलते हैं कि हाँ ऐसे होता है तो हम चल के, जैसे बजट पेश होता है फरवरी के फर्स्ट वीक, पहले लास्ट वीक में होता था, अब फर्स्ट वीक में। ये कहीं लिखा नहीं है कि हम जिस डेट को करना है जाने, हम कन्वेंशन मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या होगा, कि हमारा ऐसे हम इसको बजट को पेश करेंगे। देन आ जाता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारा क्या आता है कि द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी, जितनी भी हमारे आइडियोलॉजी और फिलॉसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगी वो रिप्रेजेंट किया था किसकी फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फॉर्म में। और इसको सबसे पहले किसने फॉरवर्ड किया था, बाय, जो सीधा एग्जाम में पूछते हैं, किसने फॉरवर्ड किया था, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था ये भी पूछते हैं, इन फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट सेशन में इन्होंने ये किया था। और कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो बनी थी हमारी 13 दिसंबर 1946 में। और हमने इसको अडॉप्टेड कब किया था, हमने इसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947। सीधा एग्जाम में पूछेंगे कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो हमने किसने फॉरवर्ड किया था, तो अपने जा रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था, फर्स्ट सेशन जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में। और अडॉप्टेड कब किया था हमने, 22 जनवरी 1947। अब क्या था इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो इन्होंने अडॉप्ट किया, इसके इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया है वो हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक होना चाहिए। ये लाइनें आपने कहीं ना कहीं हमारे प्रीएम्बल में भी देखी होंगी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा जितने भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको हमने बाद में क्या किया था, मॉडिफाई करके अपना प्रीएम्बल बनाया था। प्रीएम्बल आपको मैं आगे करवाऊंगा कि क्या होता है। देन इट इज़ टू हैव ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए विद पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरल फॉर्म वो होती है जिसमें हमारी पावर्स होती है वो हमारे किसके हाथ में होती है, दोनों के, सेंटर के भी हाथ में होती है और स्टेट के भी हाथ में होती है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीव फेयर वर्कशिप वोकेशन एंड एसोसिएशन आएगा जहाँ पे एसोसिएशन एंड देन आ जाता है हमारे पास क्या एक्शन। मीन्स कि ये हमारा किसको बता रहा है, जितने भी हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स है इनके बारे में जहाँ पे बात हो रही है। ये भी आ जाता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर मिनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज टू अटेन राइटफुल एंड हॉनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूट इन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये किसके बारे में कर रहा है हमारा, ये हमारे पूरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, ये थे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बाद में हमने इसको क्या किया, मॉडिफाई करके हमारा प्रीएम्बल बना लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हुई थी, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जो आइडिया था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, वो सबसे पहले मोटर बाय किसने किया था, एम एन रॉय ने। कब किया था, 1934 में। सीधा पूछते हैं एग्जाम में किसने किया था, तो आपने जा रखा है एम एन रॉय ने 1934 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड कब एक्सेप्ट की गई थी, ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ने एक्सेप्ट की थी अगस्त ऑफ ऑफर में, कब 1940 में। हाउएवर इट वाज क्रिप्स मिशन था, अगस्त ऑफर के बाद हुआ था। ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, एक्सेप्टेड किया लिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होगी वो सारी की सारी इंडियंस ही होंगे उसमें। ठीक है, पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अगस्त ऑफर में कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप हो सकती है, बट उसमें उन्हें शर्त रखी थी कि हमारे क्या होंगे, कुछ ब्रिटिशर्स भी होंगे। बट जब क्रिप्स मिशन आया तब उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि सारे के सारे उसमें क्या होंगे, इंडियंस ही होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाद सेटअप कब की गई थी, ये सीधा एग्जाम में पूछेंगे। सेटअप हमारी हुई थी 1946 एज पर कैबिनेट मिशन प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कैबिनेट मिशन प्लान या फिर क्रिप्स मिशन। तो ये आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के साथ 1946 में। और जो हमारे इलेक्शन हुई थी इसके लिए, तो वो हमारे इंडायरेक्टली हुए थे, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। टोटल जब स्ट्रेंथ बनाई गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो टोटल बनाई गई थी 389 मेंबर्स के लिए। आउट ऑफ विच जो होंगे 296 वो होंगे हमारे कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबलीज। जो सीधा पूछते हैं कि प्रोविंशियल असेंबलीज में हमारे कितने थे टोटल, और हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस समय वो वहाँ से कितने थे। टोटल अगर 389 थे तो 296 निकल गए, तो पीछे जितने बचे वो हमारे क्या थे, हमारे प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, टोटल कितनी आएगी 89 प्लस कितनी आएगी 4, तो ये आ जाती हमारी 93। कौन सी थी, हमारी प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या हुआ था कि द स्ट्रेंथ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो रिड्यूस होके कितनी हो गई थी 299। कैसे हो गई थी, आफ्टर पार्टीशन के बाद कुछ थे मेंबर जो भी हमारे पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ रहे हमारे इंडिया में। टोटल हमारी फिर रिड्यूस होके 299 रह गई थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी हमारी, 9 दिसंबर में हुई थी 1946। उस समय हमारे इंटरम प्रेसिडेंट, मीन्स कि इंटरम प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट होते हैं, मीन्स कि जो थोड़े समय के लिए ऐसे ही अगर कोई वैकेंट हो सीट तो उनके लिए बना लेते हैं थोड़े 1-2 दिन के लिए। उसको बनाया गया था कि उसको सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था क्या, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपने जा रखना है कि इंटरम प्रेसिडेंट कौन था। फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, इलेक्टेड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मूव किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो मैंने आपको करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे अपॉइंटमेंट किए गए चेयरमैन वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको हमारा चेयरमैन बनाया गया। कितना समय लगा इनको असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 2 साल लगे और 11 मंथ लगे और 18 डेज। सीधा पूछेंगे एग्जाम में टू कंप्लीट दिस, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। फिर आती है डेट हमारी 26 नवंबर 1949 की 49। द पीपल ऑफ इंडिया थ्रो दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड भी पूछते हैं सीधा, अडॉप्टेड कब किया था और इनेक्टेड कब किया गया था। अडॉप्टेड और इनेक्टेड की दोनों की बात डेट क्या हमारी सेम है। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 में। देन हमारा इफेक्ट फुली ऑपरेशन कब आया था, फुली ऑपरेशन आया था हमारा 26 जनवरी 1950 में। तब हमने इसको किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इट रिपेल कर दिया था क्या, हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा रिपेल कर दिया था। इंडियन सीज टू बी डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इंडिया ने छोड़ दी किसके डोमिनियन होना, ब्रिटिश क्राउन के, और अपने आप को क्या मानने लगे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये आपने सीधा याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस बताओ। ये आती है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पूछते हैं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो हमारे किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमने उसको क्या लिखा हो, सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमने उसको क्या किया हो, इनेक्टेड किया हो। बट हमारा जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी सिंगल बुक की फॉर्म में नहीं लिखते, वो हमारा क्या रहता है, हमारा माइंड में रहता है, वो चलते रहता है, अपने आप को समय के साथ इवॉल्व करता रहता है, चलता रहता है, उसके लिए हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। देन हमारा आ जाता है इट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक प्रिसाइज होता है, डेफिनेट होता है एंड सिस्टमेटिक होता है, हमने किसी फॉर्म में लिखा होता है। इट इज रिजल्ट ऑफ कॉन्क्लूसिव एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों की कड़ी मेहनत का ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। बट हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा अनसिमेट्रिकल होता है, इनडेफिनेट होता है, अनप्रिसाइज, क्योंकि वो हमारा कहीं लिखा ही नहीं होता। कोई लिखा नहीं होगा कहीं तो हम क्या करते हैं, उसको अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जब चाहे हमारे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट इसमें क्या आया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट ऑफ द पीपल। देन आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज framed by representative body duly elected by the people at the particular period in the history। इसमें क्या होता था कि हमने एक बॉडी बनाते थे, वो हमारे आगे ड्राफ्ट करती थी, सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हमारी ना तो कोई असेंबली होती है, अगर होगी भी तो कहीं कई बार हम लोगों को थोड़ा सा इकट्ठे करके हम बना देते हैं कि हाँ जी ये हमारा अब न्यू है, न्यू लॉ बन गया, इसको ऐसे बोल के बना देना कि हम हो गया। देन हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है, ये हमारा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डेट में होता है हिस्ट्री की, बट इसके लिए कोई भी हमारी पर्टिकुलर डेट नहीं है। जैसे इंडिया की बात करो, हमारा 26 जनवरी में हम मनाते हैं ना, ठीक है, हमारा जैसे 26 नवंबर की हमारी ऐसे स्पेसिफिक डेट आती है। देन हमारा आ जाता है इंडिया की बेस्ट एग्जांपल है जे हमारे कहाँ पे, इंग्लैंड में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली हमारे क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिजिड नहीं होते। रिजिड मीन्स कि हमारे इसमें चेंजेस हम इजीली नहीं कर सकते। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स अनरिजिड का मतलब यही होगा कि हमारा इसमें चेंजेस हम जब चाहे मर्जी कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डिफरेंस पूछता है कि बताओ रिजिड कौन सा होता है, वो फ्लेक्सिबल क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया अभी कि जिसमें हमारा चेंजेस हमारी इजीली पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, हम अपनी इजीली हम ये नहीं बोल सकते कि आज हमने ये चेंजेस करनी है, आज हमने ये चेंजेस करनी है। इसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल प्रोसेस चाहिए होते हैं हमारा क्या, चेंजेस करने के लिए। जैसे इंडिया में कुछ एक्ट होते हैं ऐसे जिनको हमारी अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। बट हमारे जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो हम सिंपल प्रोसेस और सिंपल मेजॉरिटी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये था इसमें क्या डिफरेंस दोनों के बीच में। अब आ जाता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जनरली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये तो आपने सीधा जा रखना है कि रिजिड होते हैं। दो इंडिया हमारा क्या है, एक मिक्स है, रिजिडिटी का भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कुछ हमारे प्रोविजंस ऐसे हैं कि जिसको हमें बड़ा अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और कुछ ऐसी प्रोविजंस भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम डायरेक्टली इजीली हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Since certain provisions cannot be amended by simple majority and simple process, whereas other provisions can be changed only with special majority and special purpose। यही मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट आ जाता है फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में बीच में डिफरेंस बताओ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे जहाँ पे दो क्या होती है, गवर्नमेंट क्या रहती है। जैसे हमारा एक फेडरल में हमारा स्टेट आ जाता है और एक आ जाता है सेंट्रल, दोनों मिलकर काम करती है। जैसे इंडिया में हमारा सेंटर भी है और स्टेट भी है, दोनों आपस में मिलकर काम भी करती है। बट यूनिटरी में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी में हमारे क्या होता है, सिंपल सेंटर का डोमिनियन होता है, सेंटर डोमिनेट करती है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। बट स्टेट होगी वहाँ पे, बट उनके पास ऐसे कुछ भी प्रोविजंस नहीं होंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म रहेगी वो किसकी, हमारे सेंटर की।
और काम भी कैसे करती है, डायरेक्शंस के ऊपर करती है एज पर जितना भी हमारा सेंटर उनको बोलेगा। ये रहता हमारा यूनिटरी में। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि इन फेडरल पॉलिटी में देयर मस्ट बी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी हमारा सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर काम कर सकती है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो जब मर्जी जो मर्जी काम कर सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि फेडरल पॉलिटी में हमारा क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फेडरल पॉलिटी में जनरली हमारा क्या रहता है, रिजिड रहता है। साथ में आल्सो बी रिजिड एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, हमारा सुप्रीम होना चाहिए। दैट इज दे शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अबाइड करना चाहिए। ठीक है, शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यूनिटरी में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी में हमारा क्या रहता है, हमारा जनरली फ्लेक्सिबल रहता है, हम कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। और यूनिटरी में हमारा रिटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है, यूनिटरी में रिटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी किसके अंदर आती है, फेडरल के अंदर आती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे हमारे इंडिया की बात कर लो, इंडिया में हमारी क्या है, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्या है, फेडरल। ठीक है, बट हम इसको अपने आप को फेडरल नहीं बोलते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड फेडरल कहीं भी नहीं गिवन है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड कहीं भी गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि रिजिडिटी इसमें क्या रहती है, ज़्यादा रहती है फेडरल में। तो रेजिडिटी और क्या है, लीगलिज्म, ये हमारा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ये हमारे क्या है, मेन ड्रॉबैक्स है। एज पर किसने बोला था, ये हमारे डॉक्टर बीराम अम्बेडकर ने बोला था कि रिजिडिटी और लीगलिज्म हमारा क्या है, लीगल है, लीगलिज्म। ठीक है, ये हमारे क्या है, मेन ड्रॉबैक्स है किसके, इंडियन फेडरल सिस्टम के। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरल, यूनियन ऑफ द स्टेट्स रादर देन फेडरल। हम बोलते हैं अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट्स, सारी स्टेट्स को मिलके। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, ये वर्ड भी आपने देखा होगा कि इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट मीन्स कि अपने आप को ये हमारे क्या सेंटर से अलग नहीं कर सकती। ये हमारे इंडिया की बात चल रही है फेडरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, जहाँ तक ये आज हम रखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो जो मैंने आपको करवाया अच्छे से इसको आपने रिवाइज करना है एक बार। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस आगे जो हमारे होंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ओके, थैंक यू।